नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य। अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप जासूसी के रहे। आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया है? जैसे आपको मालूम है कि भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। दूसरा फैक्ट ये है कि आईओए ने एक एडहॉक समिति का गठन किया है। क्यों किया गया है? तो WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण इसे सस्पेंड करने का मुख्य कारण ये था और तदर्थ समिति का गठन किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनीस दयाल सिंह AD जी को। एक और अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक राहुल रजगोत्रा जी हुए हैं। CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती नीना सिंह जी को। तो नीना सिंह जी को CISF के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, PLI स्कीम ने सितंबर 2023 तक कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है? तो 95,000 करोड़ रुपए का। किस देश ने फतह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। भारत और किस देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं? भारत और ओमान के मध्य। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या धाम। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाली पहली हिंदू महिला सवीरा प्रकाश जी हैं। इजराइल ने किस कंपनी को $25 अरब के चिप प्लांट के लिए $3.2 अरब की अनुदान राशि दी है? इंटेल को। किस शहर में 1500 से ज्यादा लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्वालियर में। वर्तमान में MP के CM कौन है? श्री मोहन यादव जी। इसके द्वारा पुष्पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। किसने भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर FEAST बनाया है? इसरो ने। ISRO इसरो ने। रिलायंस जियो और किस IIT ने भारत GPT लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे और रिलायंस जियो के मध्य भारत GPT लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ है। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? CS राजन को। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ केओस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने से रोकने के लिए किसके द्वारा एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा? नासा के द्वारा। भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस ने। इसरो अपना पहला पोलारिमेट्री मिशन एक्सरे पोलारिमेट्री सैटेलाइट XPO-SAT को कब लॉन्च कर सकता है? 1 जनवरी में। तो दोस्तों हम XPO-SAT के बारे में अलग से चर्चा करेंगे कि क्या होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर को। ये प्रश्न हमने देख लिया है कि 1500 से अधिक लोगों ने कहा तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ग्वालियर में। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से स्टार्ट होने जा रहा है? जापान। एनसीएलएट 2023 में NREGS में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? 59%। भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो UAE से। मोबाइल कंपनी टेक्नो ने अपना
ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो दीपिका पादुकोण को। कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ? बैंकॉक में। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? तो ईगा स्वीटेक, ये महिला वर्ग में सबसे टॉप पर रही। अगला प्रश्न है भारतीय किसान दिवस या भारत में किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ की स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। आइए 12 दिसंबर को देख लेते हैं। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस, महत्वपूर्ण है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो दोस्तों सुशासन दिवस आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। 27 दिसंबर को मिर्जा गालिब जयंती। 28 दिसंबर को राजगोपालाचार्य स्मृति दिवस। 29 दिसंबर को सुमित्रानंदन पंत स्मृति दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस रहे। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। ये बहुत से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अभी हमने देखा 24 दिसंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस भी होता है इस दिन। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और आज का अंतिम है प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। में से किस मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने 12वें दिव्यांग या दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन सूरत में किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसने रामनगर गांव में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। श्री नितिन गडकरी ने लद्दाख में 1170.16 करोड़ रुपए की कितनी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी है? तो 29 सड़क परियोजनाओं को। उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता साइन हुआ है? तो
असम सरकार के मध्य। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये 7वीं कंपनी है। अगला प्रश्न है कि अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। जनवरी 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर कितनी है? तो 8.2%। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फिडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है? तो कुवैत के शासक के मृत्यु के बाद भारत में भी एक दिन का राजकीय शोक रहा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो न्यूजीलैंड सरकार के साथ समझौता हुआ है। किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो अमेरिका के द्वारा यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया गया? तो असम में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहां बनेगी? बेंगलोर में। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए? तो दक्षिण कोरिया के साथ। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वेनेजुएला से पुनः प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद लेखिका हैं को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से इनको पुरस्कृत किया गया। हुंडई मोटर्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी। पेरू फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जॉर्ज फोसाती बने। किस राज्य सरकार ने अभय हस्तम लॉन्च किया है? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना सरकार ने किन देशों से आने वाले जिप्सम बोर्ड एंड टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो चीन और ओमान से। तो आगे हम जानेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, डंपिंग क्या होता है, इसके बारे में भी देखते हैं। कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? तो अपना प्यारा देश भारत। नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? 7.8%। 7.8%। हमारा अगला प्रश्न है कि सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो आइए जानते हैं प्रमोद अग्रवाल जी के बारे में कुछ पॉइंट्स। कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल की बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति सेबी ने मंजूरी दी है। तो प्रमोद अग्रवाल जी क्या थे? पहले कोल इंडिया के प्रमुख थे एवं प्रमोद अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो ये एक पर्सनालिटी के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बीएसई के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यह भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने की थी। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है। अर्जेंटीना ने किसकी सदस्यता खारिज कर दी? ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होता है दोस्तों? पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो देशों के नाम के पहले अक्षर से बना है। तो ब्रिक्स शब्द 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा दिया गया। यह ब्राजील, रूस, भारत और चीन का एक समूह था। बाद में दक्षिण अफ्रीका का एस अक्षर जोड़कर समूह को शामिल किया गया। ब्रिक की पहली लीडर बैठक 2009 में संपन्न हुई थी। आगे देखते हैं इसमें कि आखिर अर्जेंटीना ने क्यों खारिज कर दिया है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स नेताओं को पत्र भेजकर ब्रिक्स में शामिल न होने के फैसले से अवगत कराया। अगस्त 2023 में 6 नए सदस्य जुड़े थे। इससे कौन कौन? अर्जेंटीना,
इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल किया गया। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली थी। अपने चुनाव प्रचार के दौरान माइली ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने की कसम खाई थी। इन्होंने अमेरिका और इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताया। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहले तो ब्रिक्स के बारे में जानना चाहिए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, कब पहली बैठक हुई, कौन कौन से देश हैं, और हाल ही में अर्जेंटीना इससे अलग हो चुका है। द्वारका। गुजरात सरकार द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगी। तो गुजरात सरकार ने द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके द्वारा क्या होगा कि पर्यटकों को द्वारका में समुद्री जीवन का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिसके बारे में माना जाता है कि समुद्र के नीचे खोया हुआ एक प्राचीन शहर है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के साथ एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। पानी के अंदर समुद्री जीवन को देखने के लिए पर्यटकों को पनडुब्बी में समुद्र से 100 मीटर नीचे ले जाया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 दिसंबर से हुई है। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के बाद नियुक्त किया गया। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। गुरमीत सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। चीन ने डोंग जून को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। डोंग जून पूर्व नौसेना प्रमुख हैं। डोंग जून ने ली सांगफू का स्थान लिया है और ली सांगफू पहले चीनी रक्षा मंत्री थे जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंध सूची में रखा गया है। तो नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर 7.8 रह गई है। जो हमारा कोर सेक्टर ग्रुप है या कोर सेक्टर है, उसमें कितने सेक्टर्स को मुख्यतः रखा जाता है? तो 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों का उत्पादन नवंबर में 6 महीने के निचले स्तर 7.8 पर आ गया। कच्चे तेल और सीमेंट सेक्टर के उत्पादन में गिरावट के कारण कोर सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट आई है। सरकार ने चीन और ओमान से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो ये हमने भी देखा। इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी आयात पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क है। मतलब कहने का जो आयात किए जाते हैं उस पे ये लगाया जाता है। यह डंपिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। डंपिंग के खिलाफ एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया गया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग का मतलब है किसी चीज के लिए घरेलू बाजार में ली जाने वाली कीमत की तुलना में उसी चीज के लिए विदेशी बाजार में कीमत का कम होना या विदेशी बाजार में कम कीमत लेना। डंपिंग में आयात करने वाले देश में प्रतिस्पर्धी उत्पादों को नुकसान पहुंचाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी आयात पर अधिरोपित वह सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। काउंटर बिल्डिंग ड्यूटी ऐसी वस्तुओं पर अधिरोपित की जाती है जिन्हें मूल्य या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है। तो ये दोनों फैक्ट हमारे ख्याल से आपको पता होंगे। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट्स का नया डिजाइन जारी किया है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आता है एपोलेट्स। इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। कुछ ऐसा जो कंधे में सजाता है या उसकी रक्षा करता है। तो जो कंधे में जो पहने जाते हैं एडमिरल्स नौसेना से संबंधित है। नए डिजाइन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर के नौसेना दिवस के अवसर पर की थी इसकी घोषणा। इस नए डिजाइन में अष्टकोण नौसेना पताका से लिया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। नए डिजाइन में गोल्डन नेवी बटन गुलामी की मानसिकता को दूर करने के संकल्प को दोहराता है। अष्टकोण 8 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो सर्वांगीण दीर्घकालिक दृष्टि का संकेतक है। तलवार
राष्ट्रीय शक्ति की अत्याधुनिकता के लिए नौसेना के सार का प्रतिनिधित्व करता है। टेलीस्कोप निरंतर बदलती दुनिया में दीर्घकालिक दृष्टि, दूरदर्शिता, मौसम पर नजर का प्रतिनिधित्व करता है। नए डिजाइन को अपनाना प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्राण, देश की विरासत पर गौरव और गुलामी की मानसिकता को दूर करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो दोस्तों, ये जो नया हमारा लोगो आएगा वो आप ये देख सकते हैं, आप गूगल पर टाइप कर। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं। ललन सिंह कौन है दोस्तों? तो ललन सिंह वर्तमान में लोकसभा के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेडीयू का गठन वर्ष 2003 में एक जनता दल के एक गुट, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी को मिलाकर किया गया था। जदयू या जेडीयू बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर राज्यों में एक राज्य पार्टी है। शरद यादव जेडीयू के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दिसंबर तक के करंट अफेयर आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। आने वाले एग्जाम है उसमें आपको काफी मदद मिलेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।